सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेश और आज मैं आपके लेकर आया हूँ क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज हम यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर है बुक के जो क्वेश्चन आंसर हैं एनसीईआरटी वाले वो यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपको बता दें ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपके जितने भी एमसीक्यू होंगे या 2 मार्क्स से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे वो भी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही से समझा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? यानी कि देखिए फ्रांस की जो क्रांति हुई वो किस वजह से हुई एक तरीके से, या उसके पीछे कारण क्या थे? वो यूं ही तो नहीं हो गई, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह थी और वो कुछ ना कुछ नहीं, बहुत सारी वजहें थी जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ यानी कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो पहला यहाँ पर आंसर देखेंगे इसका, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों के कारण हुई। तो देखिए आपको जो भी आंसर देना है ना वो पॉइंट में देना है। पॉइंट में जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो एग्जामिनर को एग्जैक्टली समझ आता है कि आपने लिखा क्या है और इजीली उसको पॉइंट में समझ आती है और अच्छे से मार्क्स दे भी पाता है। वही पैरा में लिखेंगे तो उसको समझ कुछ नहीं आएगा और मार्क्स भी आपके बहुत कट देंगे। आपको क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दे रखा है क, आर्थिक दुर्दशा। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के पीछे क्या वजह क्या है? पहला यहाँ पर आर्थिक दुर्दशा यानी कि उनकी फाइनेंशियली जो कंडीशन हो गई थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी। किनकी? फ्रांस की। जैसे आप देखेंगे उस समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति अत्यंत ख़राब थी। यहाँ पे दे रखा है कि उनकी बहुत ही कंडीशन जो थी बहुत ही ख़राब हो चुकी थी, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। अब क्या कारण है देखिए, पहला पॉइंट है कि लंबे युद्धों पर धन खर्च करना, कि फ्रांस काफ़ी समय से एक लंबे समय से युद्ध में अपना पैसा गंवा रहा था, पहला पॉइंट। दूसरा देखेंगे राज दरबार की शानो शौकत पर फिजूल खर्ची। अब आपको पता होगा कि देश में देखो इतनी आर्थिक तंगी आ चुकी थी उस समय, पैसे की बहुत दिक्कत आ रही है, कर्जे में आ चुके हैं लोग, फ्रांस पूरा कर्जे में है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर अपनी शानो शौकत पे खर्चा 1 रुपये भी कम नहीं कर रहे, यानी कि फिजूल खर्ची कर रहे हैं, ठीक है। बार बार जो मंत्रियों की बैठक होती थी या उसमें जितना भी इंतजाम करते थे वो शान शौकत पूरा बरकरार था, जिस पे धन जो है खर्च होता था। तीसरा पॉइंट है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से स्वतंत्रता के लिए युद्ध में सहायता करना और इससे फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज बढ़ गया। अब देखिए हम जानते हैं कि फ्रांस की हालत उसमें बहुत ही ख़राब हो चुके थे, इनके पास आर्थिक तंगी थी, पैसा नहीं था इनके पास, फिर भी ये किसकी मदद करने जा रहे हैं? अमेरिका की। अब देखो मदद तो करनी चाहिए लेकिन खुद के हालात इतने ख़राब हुए पड़े हैं और वो मदद किसकी कर रहा है? अमेरिका में। यानी कि देखिए अपना धन भी खर्च किया इन्होंने अमेरिका को एक तरीके से स्वतंत्रता दिलाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए। किससे? ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन ने अपना कॉलोनियल बना रखा था अमेरिका में, मतलब उपनिवेश जो बना रखा था अमेरिका के अंदर 13 जगहों पर, 13 उपनिवेश थे इसके। तो उससे आज़ादी किसने दिलाई? फ्रांस ने। और इसके बाद उस पर 10 अरब लिब्रे का कर्जा और बढ़ गया। लिब्रे यहाँ की करेंसी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट देखिए, कर्जदाताओं द्वारा 10% से अधिक ब्याज मांगना। अब यहाँ पर जिन्होंने कर्जा दे रखा था फ्रांस को, अब उन्होंने भी क्या किया कि ब्याज जो है 10% बढ़ा दिया, तो इनकी हालत जो थी वो और ज़्यादा ख़राब होने लगी। यानी कि सारे पॉइंट से आपको समझ आ गए होंगे। ये थे इसकी आर्थिक दुर्दशा, एक तो ये था जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। दूसरा यहाँ पर दे रखा है ख, सामाजिक दशा, समाज बटा पड़ा था और कुछ के साथ तो अच्छा था और कुछ समाज के साथ बुरा था। जैसे देखिए करों का बोझ केवल तीसरे स्टेट द्वारा वहन करना, जो थर्ड जो स्टेट था जिसमें आम जनता आती थी, जिसे हम बोलते जन साधारण, तो उन्हीं को टैक्स देना पड़ता था। पादरी वर्ग टैक्स नहीं देता था बल्कि वो टाइद के रूप में, धार्मिक कर के रूप में जो चर्च में दिया जाता है दशमांश 10%, उसके रूप में वो 10% लोगों से टैक्स लिया करता था। तो ये चीज़ें थी। लेकिन विशेष अधिकार किसको मिला था? एक तो पादरी वर्ग को, एक कुलीन वर्ग को, कि इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स कौन देगा? तो टैक्स देगा सिर्फ थर्ड स्टेट, ये जिसमें आते हैं आम जनता। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। दूसरा देखेंगे, 2 शेष स्टेट जो थे, 2 बचे जो स्टेट थे, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होना। इनके पास विशेषाधिकार था, जैसे कि बताया आपको हमने, पादरी वर्ग को टैक्स लेना, ये टैक्स लेता था पादरी वर्ग, आम जनता से धार्मिक टैक्स लेता था दशमांश के रूप में 10%।
चर्च का जो टैक्स होता है, ठीक है, उसके रूप में लेता था। और जो कुलीन वर्ग था इसके पास भी विशेष अधिकार था कि इसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो दोनों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, ये इनके पास विशेष अधिकार था जन्मजात। बाकी टैक्स कौन देगा, तो थर्ड स्टेट देगा। थर्ड देखेंगे, सामंतों व चर्च द्वारा जन साधारण तीसरे स्टेट से कर वसूल कर, जिसे टाइद और टाइल कहा जाता है। अब देखिए, टाइल लेंगे जो ज़मीन के मालिक होंगे, सामंत मतलब यहाँ पर दे रखा है ज़मीन के मालिक, तो जो बड़े बड़े ज़मीन के मालिक हैं वो टैक्स लेंगे, उसको हम टाइल कह सकते हैं। जो चर्च होगा, वो चर्च के पादरी होंगे, वो टाइद के रूप में टैक्स लेंगे। तो ये तो और किससे लेंगे, जन साधारण से, तीसरे स्टेट से लेंगे, ठीक है जी। अगला पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, अनेक अप्रत्यक्ष कर भी इन्हीं के द्वारा चुकाए जाते थे। आपको पता है जब हालत बहुत ख़राब हो गई तो नमक पर भी और तंबाकू पर भी, जो डेली या रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी, उन पता था कि रोज़मर्रा ये तंबाकू लोग खाना नहीं छोड़ेंगे, नमक यूज़ करेंगे, इन पे भी टैक्स लगा दिया गया, ताकि एक तरीके से ये हो गया अप्रत्यक्ष, क्योंकि यहाँ पर इनके रेट बढ़ा दिए गए, यानी कि डायरेक्टली टैक्स तो नहीं ले रहे लेकिन यहाँ पर रेट बढ़ा दिए गए। अब देखिए फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है, संक्षेप में तीसरे वर्ग का जीवन संघर्ष का था। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो मतलब जो तीसरा जो स्टेट था उसका जीवन कैसा था, संघर्ष से भरा पड़ा था। मतलब इनके जीवन में हमेशा ही मतलब तंगी, महंगाई, सारा मतलब बोझ जो था टैक्स का वो इन्हीं को वहन करना पड़ता था। उनके लिए जीविका संकट आना आम बात थी, यानी कि इनके जीवन में कभी भी जीविका संकट ये होता है कि खाने की कमी पड़ जाना, भुखमरी आ जाना, तो ये कभी भी इनके ऊपर आ सकता था। अगर देश की हालत ख़राब होती तो सबसे बुरा असर थर्ड स्टेट पे पड़ता। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हम बात करेंगे इसका जो ग पार्ट है। देखिए पहला ही क्वेश्चन अभी हो रहा है, ठीक है। ग पार्ट देखेंगे, दार्शनिकों का प्रभाव। अब देखिए दार्शनिकों का प्रभाव क्या था कि फ्रांस की क्रांति के समय लॉक, रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वान दार्शनिक हुए। तो उस समय ना एक दार्शनिकों का प्रभाव भी हुआ कि कुछ लोगों ने अपनी पुस्तकों द्वारा, है ना, अपने लेख द्वारा लोगों को प्रभावित किया, लोगों को आगे बढ़ने में मदद करी, तो जिससे फ्रांस में क्रांति हुई। अगर ये ऐसे लोग ना होते तो शायद फ्रांस की क्रांति में एक जो है ना चिंगारी को आग देने का काम इन्होंने भी किया था। जैसे कि अब देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, लॉक ने अपनी पुस्तक टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट में राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था कि राजा को जो निरंकुश शासन है उसके विरुद्ध इन्होंने बात लिखी थी। अब इसके बाद बात करेंगे, रूसो ने जनता और प्रतिनिधियों के बीच सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। रूसो ने कहा कि जो जनता है और जो प्रतिनिधि हैं, जो लीडर होते हैं, कहने का मतलब देश के, उनके बीच में सामाजिक अनुबंध होना चाहिए, एक समझौता होना चाहिए, रजामंदी होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं था। यहाँ पे तो अभी कि तीसरा जो स्टेट है सिर्फ वही टैक्स देगा। अगर तीसरे स्टेट से पूछा जाता उनकी रजामंदी किस में थी कि सभी टैक्स दें, इक्वल दें, सभी बराबर लेकर चले सबको। तो ये रूसो ने बात कही, ठीक है, कि जनता और प्रतिनिधि के बीच में सामाजिक अनुबंध स्थापित करना। फोर्थ देखेंगे, मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। इसी आधार पर बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार बनी और दार्शनिकों के इन विचारों का प्रचार जनता में हुआ। तो मोंटेस्क्यू जो थे, मोंटेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, ये एक मार्क्स में आ सकता है पेपर में कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखी, तो मोंटेस्क्यू ने लिखी। और इसमें विधायिका के बारे में बात कही गई है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। तो इनके बीच में सत्ता का विभाजन होना चाहिए, शक्तियाँ जो हैं इन तीनों के हाथ में होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता अमेरिका में भी है, भारत में भी है, यही कार्य प्रणाली अपनाई जा रही है ना। विधायिका नियम को बनाएगी, कार्यपालिका उस नियम को आगे मतलब लागू करेगी, और न्यायपालिका तो इसमें उसका ध्यान रखेगी उस नियम को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, ठीक है। चलिए जी, तो आपको समझ आ रहा है इन सभी के बारे में, जॉन लॉक या मोंटेस्क्यू, रूसो, तो ये विचारक आए, दार्शनिक, इन्होंने प्रभावित किया। और ये प्रभावित किया तो लोगों में एक तरीके से हौसला आया, और तभी वो मतलब फ्रांस की क्रांति में शामिल हो पाए।
चलिए अब बढ़ेंगे हम इसके अगले पार्ट यानी घ की तरफ, जनसंख्या में वृद्धि। अब देखिए जनसंख्या भी बढ़ते चली जा रही थी, और जब भी जनसंख्या बढ़ेगी भोजन की कमी होगी, बहुत सी चीज़ों की दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखिए क्या लिखा है, जनसंख्या में वृद्धि के साथ अनाज की मांग तेज़ी से बढ़ी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और अनाज की मांग बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हुई। जब भी डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ा, यहाँ पर प्राइस बढ़ गया। और अमीर और गरीब में अंतर बढ़ता गया। जो अमीर है वो और अमीर होने लगा और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहा है। यहाँ पर सूखे आदि के कारण पैदावार में कमी आने से जनसाधारण की मुश्किलों में वृद्धि हो गई। अब देखिए सूखा आना, और सूखा जब आया तो पैदावार में कमी आ गई। आपको पता है यहाँ पर हेलस्टॉर्म भी आया था, यानी कि जो वो होती है ना स्नो यहाँ पर गिरी, तो स्नो गिरने से फसलें ख़राब हो गई। इसकी वजह से भी यहाँ पर फसलों की जो कमी हो गई, और जब कमी हो गई तो महंगाई और बढ़ेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई। इसकी वजह से भी यहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई। ये भी परिस्थितियाँ थी उस समय की। अब देखिए आखिरी है ड, मध्य वर्ग का उदय। एक ऐसा वर्ग उभरा जो बिल्कुल डिफरेंट था, जो अलग ही था, और वो था व्यापारी मतलब एक ट्रेडर कह सकते हैं। देखिए 18वीं सदी में समुद्र पारीय व्यापार और समुद्र के पार व्यापार होने लगा। ऊनी और रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के द्वारा संपत्ति अर्जित करके यहाँ पे नया वर्ग उभरा, जिसे बोला गया मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और इन्होंने क्या किया, ऊनी और रेशमी वस्त्रों का क्या किया, उत्पादन किया, इनको बेचा। ठीक है, तो ये एक मध्यम वर्ग बन गया। और इसमें तीसरे स्टेट के सौदागरों, निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यह वर्ग किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार के विरुद्ध था। ऐसा नहीं था कि मतलब जन्मजात विशेषाधिकार जो होते हैं उसके खिलाफ था ये। अब देखिए ये सारे पॉइंट्स आपने भी जो किया, ये सभी पहले के आंसर हैं। इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप लोगों में जागृति आई और लोग में विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश में वृद्धि हुई। कि जो वृद्धि यानी कि अब ये लोगों में गुस्सा भड़का कि जो जन्मजात विशेषाधिकार है वो नहीं होना चाहिए। तो सारी वजह थी, और ये सारी इसके परिस्थितियाँ थी, जो उस समय की परिस्थितियाँ थी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो जब परिस्थितियों की बात पूछी जाएगी तो भी आप ये बताएंगे, कारण या वजह पूछी जाएगी तो भी आप यही बताएंगे। ये सारी वजह थी जिनकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फ़ायदा मिला? कौन से ऐसे तबके थे जिनको फ्रेंच रेवोल्यूशन से फ़ायदा हुआ? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा होगी? अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो पहला देखो यहाँ पे दे रखा है कि किस तबके को फ़ायदा हुआ। दूसरा पूछा कि कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। और तीसरा पूछा कि निराशा किससे हुई। इसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसका नतीजा रिजल्ट जो आया, उसके बाद किसको निराशा हुई, कौन अपसेट हुआ। देखिए क्या देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति से तीसरी स्टेट को फ़ायदा हुआ। फ़ायदा निम्नलिखित प्रकार से हुआ। देखिए कुछ, हाँ भाई तीसरे स्टेट को बिल्कुल फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि 2 स्टेट जो ऊपर वाले थे उनको तो भाई पहले से फ़ायदा हो रहा था, हानि किसको उठानी पड़ रही थी? तीसरे स्टेट को। अब यहाँ पर तीसरे स्टेट को अब फ़ायदा होने लगा है, क्योंकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तब बराबरी की बात होने लगी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आ गई। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पहला दे रखा है सामंती प्रथा का अंत होने से किसानों की दशा में सुधार हुई। सामंती जो प्रथा थी जिसमें एक जो ज़मींदार होगा, ठीक है, वो यहाँ पर टैक्स लेने के लिए बैठा है, तो आम जनता जो है वो बेचारी वैसे ही पिस रही है और उससे ऊपर से मोटा मोटा टैक्स लिए जा रहा है। तो सामंती व्यवस्था का अंत हो गया। सामंत, आपको पता है सामंत का मतलब है ज़मींदार से, ठीक है, ज़मींदार जो होता है उससे सामंत इससे संबंधित है। अच्छा दूसरा देखेंगे, 1791 के संविधान के अंतर्गत कुछ पुरुषों को सक्रिय नागरिक के रूप में मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। अब पता है 3rd स्टेट में किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यहाँ पर अब वोट देने का अधिकार भी आ गया पुरुषों को। यहाँ पर बोला है सक्रिय पुरुषों को, ठीक है, तो सक्रिय पुरुष जो होंगे उनको वोट देने का अधिकार अब मिल गया। और 1992 में 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों
चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, मतदान का अधिकार दिया गया। तो अब यहाँ पर देखिए 21 वर्ष से जो ऊपर होंगे, ठीक है, ऊपर वाले व्यक्ति को, और कब हुआ, 1 साल बाद। पहले 91 की बात हो रही थी, अब यहाँ बात हो रही है 92 की, 1792 में। तो यहाँ पर सभी पुरुषों को, वो सभी पुरुष जो 21 वर्ष से ऊपर हैं, उन सभी के पास संपत्ति हो या ना हो वो वोट दे सकते हैं। पहले था कि संपत्ति होनी चाहिए, उनकी कुछ इनकम होनी चाहिए। अगली बार क्या हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है, सब वोट दे सकते हैं जो 21 साल से ऊपर हैं, ठीक है। सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को नागरिक और नागरिका नाम से संबोधित किया जाने लगा। महिलाओं के जीवन में सुधार के लिए सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया कि महिलाएं भी जो हैं, लड़कियां भी जो हैं, वो स्कूल जा सकें, ठीक है, वो भी पढ़ाई लिखाई कर सकें। तो इस ऐसा काम किया गया। इस प्रकार तृतीय स्टेटों के सदस्यों, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकरों को क्रांति का लाभ पहुंचा। तो जैसा पूछा गया था किसको फ़ायदा मिला, तो तीसरी स्टेट को फ़ायदा मिला। तीसरी स्टेट में क्या आते हैं, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर, नौकर, और इन सभी को इस क्रांति से फ़ायदा मिला। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे ख, फ्रांसीसी क्रांति से निम्नलिखित समूह को निराशा हुई। अब बोला गया किस समूह को निराशा हुई, ठीक है जी, और कौन से समूह मजबूर हो गए छोड़ने को, तो भैया जो फर्स्ट स्टेट था, सेकंड स्टेट था, उनको अपनी विशेष अधिकार छोड़ना पड़ा और उनको निराशा भी हुई। अब देखिए आंसर, क्रांति के परिणाम स्वरूप कुलीन वर्ग सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। तो जो कुलीन वर्ग था, जो राजा था, मंत्री थे, और जो उसमें जो भी उसके साथ संबंधी होंगे, ठीक है, सत्ता में होंगे, उन सभी को अपनी जो पदवी है छोड़नी पड़ी। दूसरा देखेंगे, करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली संपत्ति व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया, यानी खात्मा कर दिया गया। जो टैक्स था, जो ये था कि भाई सिर्फ जो थर्ड स्टेट है वही टैक्स देगा या वही ये काम करेगा, तो ये सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया, यानी कि जो ज़मींदार होते थे वो जो मोटा मोटा टैक्स लेते थे टाइल के रूप में, उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो ये सारे काम ख़त्म कर दिए गए। तीसरा देखेंगे, पादरी वर्ग को भी अपने विशेष अधिकारों को छोड़ना पड़ा। जो पादरी वर्ग थे उनको भी अपना विशेष अधिकार छोड़ना पड़ेगा। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। तो धार्मिक जो कर था, टैक्स था, टाइद क्या था, टाइद, इसको भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और चर्च की जो स्वामित्व वाली भूमि थी वो जब्त कर ली गई। क्रांति से देखो, 5th पॉइंट, क्रांति से राजघराने से संबंधित व्यक्तियों, सदस्यों को घोर निराशा हुई। जो राजघराने से संबंधित जो व्यक्ति थे, जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी उसमें काम करने वाले जो लोग थे, उनको बहुत ही निराशा हुई इस बात से, क्योंकि राजतंत्र का अंत कर दिया गया। तो राजतंत्र यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है, आपको बिल्कुल ऐसे ही आंसर देना है, बिल्कुल ऐसे ही। और क्यों, क्योंकि जो एक लैंग्वेज होती है, जो एक पॉलिटिक की या हिस्ट्री की जो लैंग्वेज होती है, उस पर आपको पकड़ बनानी पड़ेगी। देखो कुछ बच्चे होते हैं कि वो कैसी भी भाषा का प्रयोग कर देते हैं अपने पेपर में, बट मैं आपको यही कहूँगा कि कोशिश करिए कि जितना हो सके वो बुक पढ़ने की कोशिश करिए। बुक पढ़िए, उसमें ऐसे शब्द ढूंढिए जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो थोड़े अच्छे भी लग रहे हैं लिखने पर। एग्ज़ामिनर जब देखे तो वो समझ जाए कि आप पढ़ के आए हैं या आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, तो वो ज़रूर करिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मतलब पूरी ज़रूरी नहीं कि पूरा रट के ही जाएं, बट भाषा का ध्यान रखिए, ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। अगर हम बात करें 19वीं और 20वीं शताब्दी के लिए, सदी के लिए, तो सदी, ठीक है, सदी, तो उसमें दुनिया के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या छोड़ा, क्या दिया। देखिए आंसर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की विरासत निम्नलिखित है। जैसे कि देखिए पहला देखिए, स्वतंत्रता और जनवादी यानी कि प्रजातांत्रिक। यहाँ पे बात हो रही है कि अब जो जितने भी देश थे, जब उन्होंने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, उनको सीख मिली, उनको हौसला मिला, या उनको एक समझ आया कि हाँ भाई हमारे पास भी अधिकार है और हमें भी एक तरीके से, अगर राजा क्रूर है, देश में अगर गलत शासन हो रहा है, उसका आवाज़ उठाना चाहिए, मतलब
ठीक है, तो ये चीज़ हो गई कि लोगों को समझ आए स्वतंत्रता के बारे में। प्रजातांत्रिक अधिकारों के विचार सबसे महत्वपूर्ण विरासत थी कि प्रजातंत्र जो है, यानी कि देखो, एक होता है राजतंत्र जहाँ पे राजा का शासन होता है, एक होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। लोक मतलब लोग, लोगों का शासन, तो वो बहुत ज़रूरी है और वही महत्वपूर्ण विरासत है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के विचार दुनिया भर में फैल गए। दुनिया भर में चीज़ें आई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी कि भाईचारा। तो लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ा और सभी लोगों ने फ्रेंच जो रेवोल्यूशन था उससे ये सब चीज़ें सीखी, बाकी देशों ने भी सीखी सब चीज़ें। अब देखिए दूसरा इसका पॉइंट देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के प्रभावों से यूरोप में सामंती व्यवस्था का अंत हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के प्रभाव से जो पूरे यूरोप में, सिर्फ फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप में जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था मैंने आपको बताया था, एक बड़ा ज़मींदार हम कह सकते हैं और एक गरीब किसान। तो गरीब किसान पूरे साल काम कर रहा है और आखिरी में क्या करेगा, जो किसान उगाएगा वो राजा या जो भी ज़मींदार है उसके पास लेकर आएगा अपनी मोटी मोटी इनकम, अनाज, फल फ्रूट और पैसे, धन सब लेकर आता है टैक्स के रूप में, जो कि बहुत ही गलत था। टैक्स ठीक है, टैक्स देना पड़ता है, आप कहीं भी काम करेंगे आपकी ज़मीन नहीं है तो बदले में तो कुछ देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट था टैक्स का जिसको ख़त्म कर दिया गया। थर्ड पॉइंट देखेंगे, संप्रभु राष्ट्र राज्यों की स्थापना को बल मिला और तथा स्वतंत्रता आंदोलनों में वृद्धि हुई। देखिए, संप्रभु राष्ट्र राज्यों की स्थापना को बल मिला कि एक देश जो है वो संप्रभु है। संप्रभु मतलब खुद का प्रभु या खुद का, एक तरीके से खुद के डिसीजन खुद ले सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, कहने का मतलब। तो ऐसा स्थापना को बल मिला और स्वतंत्रता आंदोलन में वृद्धि हुई कि बहुत से ऐसे जो देश थे जो गुलामी में थे उनके अंदर भी हौसला आया कि हम भी आज़ाद हो सकते हैं। अपने इन जो लोग गुलामी में जकड़े हुए हैं, चाहे हम लुई सोल्वे की बात करें, वहाँ के राजा की बात करें, चाहे भारत की बात करें, अंग्रेज़ों की बात करें, तो देखो हौसला तो ज़रूर आया इन सब चीज़ों से। जो ये चीज़ें हुई इससे हौसला बढ़ा हमारा। और देखिए अगर हम आगे बात करें, भारत में टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय को क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से ही प्रेरणा मिली थी। देखिए टीपू सुल्तान, भारत के जो टीपू सुल्तान थे, राजा राम मोहन राय थे, तो इनके अंदर जो क्रांतिकारी जो भावना आई वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आई, फ्रांस की क्रांति से ही आई। आई होप आपको तीसरा क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा। देखिए ये सिर्फ बुक के क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सारे बुक के क्वेश्चन आप ज़रूर करिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसीलिए क्योंकि देखिए पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, तो ये प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करेंगे। उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाइए जो आज हमें मिले हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पर हमारा मौलिक अधिकार ही हम यहाँ पर कहेंगे कि कौन कौन से हमें अधिकार मिले हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। तो ये फ्रांसीसी क्रांति से आया। देखिए अब पहला देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता की बात हो रही है, फ्रांस से आया। संपत्ति का अधिकार जो कि पहले था अब इसको हटा दिया गया है, ठीक है। सुरक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, विचारों व्यक्त करने की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी, ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े अलग अलग हैं, तो इस सब मौलिक अधिकार के ही पार्ट हैं, ठीक है। एक संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में नहीं आता क्योंकि उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना प्रकार के अंतर्विरोध थे? देखिए, जब फ्रांस के अंदर सार्वभौमिक मताधिकार की बात हुई, अधिकारों की बात हुई, तो क्या इसमें भी कहीं कहीं अंतर्भेद थे या विरोध था, अंतर्विरोध थे? जैसे देखिए यहाँ पर, हाँ, सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में कई अंतर्विरोध थे जिनका वर्णन नीचे किया गया है। पहले देखेंगे, सभी को मतदान का अधिकार नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ठीक है। सभी को फ्रांस में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था। फ्रांस में 2 प्रकार के नागरिक थे, एक थे सक्रिय नागरिक, उन्हें मतदान का अधिकार था, वो वोट दे सकते थे, सक्रिय नागरिक। और सक्रिय नागरिक, देखो सक्रिय नागरिकता केवल 25 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को प्रदान की गई।
जो 25 साल से ऊपर के जो होंगे उनको ये नागरिकता दी जाती थी, वो सक्रिय नागरिक हैं। और इसके साथ एक और चीज़ कि जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी कि टैक्स देते थे। मान लो उसकी पूरी महीने की जो भी इनकम होगी तो 3 दिन का जो जितनी इनकम बनेगी उतना टैक्स वो पे करते हों, तो वो सक्रिय नागरिक कहलाएंगे। देखिए दूसरा देखेंगे, शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि डिवाइड कर दिया गया कि वो निष्क्रिय हैं। तो सक्रिय सिर्फ वही होंगे जो पुरुष होंगे, महिलाओं को भी यहाँ पे निष्क्रिय कर दिया गया। थर्ड देखेंगे, निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना आवश्यक था। अब देखिए जो असेंबली है, जिससे अभी बताया आपको, लुईस सोल्वे को गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया और लुईस सोल्वे ख़त्म। तो अब यहाँ पर जो असेंबली है वो पूरे देश को रन करेगी, लेकिन असेंबली में भी हेड कौन होगा? तो ये वो होगा जो अच्छा खासा टैक्स देगा, यानी कि अमीर वर्ग ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पर भी बात समझ आ रही है, मतलब जिसका खतरा था वही चीज़ अब दोबारा होने जा रही है कि अमीर लोग फिर से असेंबली फिर से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। देखिए अब श्रेणी में जो असेंबली में जो सबसे उच्च श्रेणी में आएगा, ठीक है, वो उच्च टैक्स पे करने वाला व्यक्ति होगा यहाँ पर। और उपरोक्त वर्णन से ही स्पष्ट होता है कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में अंतर्विरोध थे, कुछ न कुछ मतभेद थे, ये कुछ लोग विरोध थे, इसके विरोध में थे, और सही बात भी थी। क्योंकि देखिए एक तो निष्क्रिय और सक्रिय का जो भेद इन्होंने कर दिया, ठीक है। वोट देने का अधिकार एक एज के लिमिट के अनुसार होना चाहिए था। हमारे भारत में भी क्या होता है, देखिए कोई अगर मान लो 18 साल का हो गया वो वोट दे सकता है, भले वो काम पे जाता हो या नहीं जाता हो, उसके अंदर वो योग्यता आ जाती है कि वो समझ पाता है कि गवर्नमेंट अच्छी है या बुरी है, उसके अंदर वो योग्यता है, हम ये मान के चलते हैं। तो देखिए इसी प्रकार यहाँ पर भी ये होना चाहिए था, बट नहीं हुआ, गलत हुआ यहाँ पर। और साथ में असेंबली में देख लीजिए कि अगर कोई असेंबली का सदस्य होने के लिए योग्यता है, अगर योग्यता कोई चाहता है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, तब वो असेंबली का मेंबर हो पाएगा। ये भी चीज़ गलत थी। असेंबली में तो सारे अमीर लोग आएंगे, सारे धन वाले लोग आएंगे, पैसे वाले लोग आएंगे, तो ये चीज़ भी गलत थी असेंबली में। देखिए अगला देखेंगे तो अंतर्विरोध थे, और इसीलिए अधिकारी पत्रकार जॉन पॉल मरा ने अखबार में लॉमी द पीपल, जनता का मित्र में निम्नलिखित टिप्पणी की है, जनता के प्रतिनिधित्व का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया गया है। अभी जैसे बताया गया असेंबली में सारे अमीर लोग आएंगे, तो गरीबों के हित में बात कौन करेगा, ये चीज़ गलत थी। और गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीके से कभी नहीं सुधर सकती। तो ये चीज़ थी कि गरीबों का जो ध्यान नहीं दिया गया गरीबों पर, असेंबली में भी अमीर लोग हैं, तो ये गलत चीज़ थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा जो 5th क्वेश्चन है कि इनमें भी जो अंतर्विरोध थे वो किन चीज़ों को लेकर थे। नाना प्रकार के अंतर्विरोध थे, जैसे कि आपने देख ही लिया, ये सारे विरोध के कारण थे। चलिए जी, अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इसका आखिरी क्वेश्चन है बुक का, ठीक है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? तो पहले तो आप ये समझिए कि नेपोलियन का उदय हुआ कैसे, इसका आंसर ही है, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हो गया, खत्म हो गया राजतंत्र, जब बुलेटिन पे चढ़ा लुईस सोल्वे, खत्म, राजतंत्र खत्म, तथा गणतंत्र की स्थापना कन्वेंशन यानी कि नवनिर्वाचित असेंबली द्वारा, असेंबली आई और उसके द्वारा अब पूरे देश को मतलब संभाला जाएगा, ठीक है, रन किया जाएगा। तो असेंबली के द्वारा 21 सितंबर 1792 को की गई। तो यहाँ पर 21 सितंबर 1792 1792 ये याद रखना आप, तो की गई। और सन 1793 से लेकर 94 तक जैकोबिन सरकार द्वारा आतंक का राज रहा। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो ना देखी हो जिस पे हमने हिस्ट्री का एक चैप्टर बनाया है और फ्रेंच रेवोल्यूशन की, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो प्लीज़ अभी जाइए और उसको, ये वीडियो ख़त्म होने के बाद जाना, पूरा देख लेना, उसके बाद जाना, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप पहले उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो अभी जाइए और उसको ज़रूर देखिएगा, बिना मतलब भूलिएगा मत देखना, क्योंकि उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से एनिमेशन तरीके से आपको, एनिमेशन के थ्रू आपको बताया गया है, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। जैकोबिन क्या था, जैकोबिन क्लब क्या था, रॉबेस्पियर क्या था। देखिए मैं बता देता हूँ फिर भी यहाँ पर कि जैकोबिन एक क्लब था, यानी कि पूरे देश पर इसका कंट्रोल था, कंट्रोल था एक तरीके से, और यहाँ पर इसका हेड था रॉबेस्पियर। कौन था? रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर क्या था कि ये बहुत ही क्रूर था,
यानी कि बहुत ही क्रूअल था, लोगों को परेशान करता था। परेशान क्या, आतंक का राज, कि गुलेटिन पे चढ़ा के जान से मरवा देता था, कि अगर इसके विरोध में कोई बात बोल रहा है तो उसको जान से मरवा देगा। ठीक है जी, तो ये आतंक राज इसमें आया। और जैकोबिन सरकार के पतन के पश्चात सत्ता मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास आ गई। देखो जैकोबिन जब ख़त्म हो गया, तो जैकोबिन जब यहाँ पर इसका खात्मा हो गया, इसको भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया। और इसके खात्मे के साथ ही क्या हुआ कि अब जो है पूरा देश वो अब इसके किसके संपन्न तबके के पास आ चुकी है। संपन्न तबका मतलब अमीर लोग, धनी लोगों के पास पावर आ चुकी है और पूरे देश पर कंट्रोल आ चुका है। नए संविधान के अंतर्गत 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी की नियुक्ति किया गया। 5 सदस्य थे, इसमें डायरेक्टरी बनाया गया कार्यपालिका। ठीक है, तथा जैकोबिन की तरह शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित ना हो, कि अगर एक हाथ में आएगी तो वो अपनी मनमानी करेगा, पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहेगा, जैसे रोबेस्पियर ने किया कि पूरे देश पर मैं कंट्रोल करूं। तो जहां से फ्रांस के लोग बाहर आना चाहते थे, वापस रोबेस्पियर वहीं उनको ले जाना चाहता था, कि वापस से गुलामी में ले जाना चाहता था। फिर इसने क्या किया, लोगों ने विरोध किया और आखिरी में आतंक राज ख़त्म हो गया रोबेस्पियर का। ठीक है, बट आगे देखिए डायरेक्टरी में ऐसा नहीं था। डायरेक्टरी में एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं थी, यहाँ 5 सदस्य थे कार्यपालिका में, तो 5 सदस्य में पावर बटी थी। परंतु डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। तो इनमें 5 में ना बनती नहीं थी, ये कभी झगड़े और लड़ाइयाँ होती रहती थी। और देखिए परिषद में इनकी लड़ाइयाँ होती थी। देखो विधान परिषदों से होता और परिषद इन्हें बर्खास्त करना चाहता, कि इनको 5 को हटा देना चाहता था। देश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती गई। तो देश में देखो अस्थिरता का मतलब है, देखो अभी लुई सोल्वे ख़त्म हो गया, राजतंत्र ख़त्म हो गया, फिर गणतंत्र आया, रोबेस्पियर भी ख़त्म हो गया, फिर डायरेक्टरी आ गई। तो कितनी जल्दी यहाँ पर देश में शासन बदलते जा रहा है। तो देश में कोई स्थिर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यहाँ पर स्थिर कोई चीज़ है नहीं। तो जिसके परिणाम स्वरूप नेपोलियन आ गया। कौन आ गया, नेपोलियन। इसको बड़ा फ़ायदा हुआ इस समय का, कि जब उथल पुथल मचा है तो वहाँ पे आक्रमण कर दो और उनको वहाँ पर अटैक करके वहाँ पर उन चीज़ों को जीत लो। तो इसने फ्रांस पे विजय प्राप्त कर ली। तो नेपोलियन ने क्या किया, देखिए परिणाम स्वरूप नेपोलियन के रूप में सैनिक तानाशाह का उदय हुआ। इस सैनिक तानाशाह, ठीक है। और अभी आप यहाँ पर आगे देखेंगे तो नेपोलियन, देखो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों पर विजय यात्रा शुरू करी। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उसकी बागडोर अपने ख़ानदान के लोगों को के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था, कि यूरोप का जो आधुनिकीकरण है वो इसके आने से हुआ है, यानी कि जो मॉडर्नाइजेशन है वो इसके आने से हुआ है। उसने अनेक कानून बनाए, जैसे निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून। उसने दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बहुत ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर है काफ़ी बड़ा हो चुका है, बट आपको मैं यही कहूँगा इस क्वेश्चन के लिए कि जैसा क्वेश्चन का मार्क्स हो, यानी कि जितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आए आप उतना ही आंसर दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो कम से कम 3 पॉइंट लिख दीजिए। अगर 3 या 4 मार्क्स आ रहा है, 4 मार्क्स का आ रहा है तो आप इसके 6 पॉइंट लिखिए, कुछ बढ़ा के लिख दीजिए। ठीक है, तो आप इतना ही लिखिए जितना कि आपको उसके आंसर मतलब मार्क्स मिल जाए। तो आई होप आपको समझ आया होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिए। मैं हूँ आपका दोस्त, और जो भी आपको डाउट हो ना आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ, क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूं तो प्लीज़ आप बताइए। मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा और वहां से आप मुझे मतलब आप रीच कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से रीच कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं आपके अच्छे नंबर आएँ। तो प्लीज़ हमें ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।